हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री। तो पूरी केमिस्ट्री के जो प्रॉपर ओवरव्यू है, हम लोग एक ग्लैंस पे पूरी केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ बता दूं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में नहीं है। तो उसके लिए आप पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारे ऐप पे से एनरोल कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स डिटेल्ड फॉर्म में हैं, उनसे आने वाले क्वेश्चंस भी उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, यानी पदार्थ की। आपको मैं बता दूं, किसी भी चीज़ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जगह ले रही है, जिसके अंदर कुछ मास है, द्रव्यमान है, उसे आप केमिस्ट्री के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स में मैटर यानी पदार्थ बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है, जैसे वायु, जल, चीनी आदि। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन। नॉर्मली जब भी किसी लिक्विड में या गैस में, किसी भी तरल चीज में या गैस में अगर कुछ कण दबे हुए होते हैं, वो हिलते रहते हैं और किसी भी मोशन में, किसी भी गति में हिलते रहते हैं। नॉर्मली जिग जैग, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं जिग जैग मोशन में। और इसको सबसे पहले देखा था ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने। तो उन्होंने इस मोशन को, इस गति को ब्राउनियन मोशन या पेडिसिस कहा, उन्होंने उसको नाम दिया। zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस। किसी द्रव्यमान के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जब अंधेरे कमरे में किसी एक छोटे से होल से धूप आती है, तो धूप के अंदर आपको जो कण है, डस्ट है, वो हिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है। भौतिक गुणों के आधार पर, यानी जो आपको सिर्फ दिख रहा है उसके आधार पे अगर आपको मैटर को क्लासिफाई करना हो, मैटर को डिवाइड करना हो, तो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। सॉलिड की बात करें तो आपको पता है शेप फिक्स होती है। अगर मैं पेन की बात करूँ, इसकी शेप फिक्स है। फिक्स वॉल्यूम होती है, इसका आयतन बिल्कुल निश्चित है। हाई डेंसिटी, घनत्व ज़्यादा होता है, भार ज़्यादा होता है, और आप इनको दबा नहीं सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड की बात करूं, द्रव्य की, तो वॉल्यूम फिक्स है। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है, वो 1 लीटर में ही रहेगा, तो वॉल्यूम फिक्स रहती है। शेप चेंज हो सकती है, आप जिस बर्तन में रखोगे आप उस बर्तन की शेप ले लेगा। नो फिक्स शेप, कोई निश्चित आकार नहीं होता। मॉडरेट डेंसिटी, इसका घनत्व मध्यम होता है। किसके मध्यम होता है? सॉलिड्स का हाई होता है, गैस का लो होता है, और इनका बिल्कुल बीच में लाई करता है। इनको भी आप दबा नहीं सकते। अगर 1 बाल्टी पानी है तो उसको दबा के आप आधी बाल्टी नहीं कर सकते। गैस की अगर हम बात करें तो ना तो इनकी फिक्स शेप होती है, ना ही वॉल्यूम, ना तो इनका निश्चित आकार होता है, ना ही इनका निश्चित आयतन होता है, और डेंसिटी, घनत्व भी बहुत कम होता है। और इनको आप दबा सकते हो। अगर एक पूरे कमरे में जितनी हवा है, उस हवा को दबा के आप इतने से बॉक्स के अंदर ला सकते हो। तो इनको बिल्कुल आराम से दबाया जा सकता है। देख सकते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर, और गैस में जो हैं, जो परमाणु होते हैं, वो काफ़ी दूर रहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये अभी आपने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं मैटर की। जो अब टॉपिक बता रही हूँ फिजिक्स के क्रैश कोर्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। नॉर्मली 2 अवस्थाएं और होती हैं, 2 स्टेट्स और होती हैं, जिनको आप प्लाज्मा और बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हो। जिनको प्लाज्मा और बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। किसी भी चीज को चमकाने में, सूरज में, तारों में जो चमकते हैं, वो प्लाज्मा से बने होते हैं, इसी कारण वो चमकते हैं। तो ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, बहुत उत्साहित होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और आयनाइज्ड गैसेज होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें और आयंस होंगे। ये मिलता है सन में, स्टार्स में, CFL ट्यूब में। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये प्लाज्मा है। इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों मिलते हैं, दोनों का मिश्रण होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका कंसेप्ट दिया था। इंडियन थे, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने ही बी कंडेंसेट की अवधारणा दी। इसके अलावा अगर आप एक बहुत हल्की गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे, यानी बहुत कम टेम्परेचर, और जिस जो हल्की गैस हो, यानी डेंसिटी भी उसकी कम हो,
अगर एक बहुत हल्की गैस को बहुत ज़्यादा ठंडे करने पर जो आपको स्टेट मिलेगी उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके ऊपर अभी भी इसके पे रिसर्च और पढ़ाई हो रही है, तो इसके बारे में इतना नहीं करना है। इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है, पदार्थ की पांचवी अवस्था। चलिए, अभी आपने जो क्लासिफिकेशन किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के आधार पर किया था। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है हम उनके अंदर जो परमाणु है उनके आधार पे कि किस तरीके के परमाणु है। तो हम डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें और अशुद्ध पदार्थों में। शुद्ध वो होंगे जिनके अंदर जो कण है, जो जिनके अंदर परमाणु है वो सब एक तरीके के परमाणु हैं। दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक प्रकार के कणों से मिलकर बना है, और क्योंकि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है तो आप इनको और डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में और बांटा नहीं जा सकता किसी भी भौतिक प्रक्रिया से। इसके अलावा ये भी आगे दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आपको ये पता है सेम टाइप के एलिमेंट्स सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हैं प्योर सब्सटेंस, ये ध्यान रखिएगा। अब सेम टाइप के कैसे हो सकते हैं? या तो जैसे मैं बात करूं लोहे की, आयरन, तो सारे लोहे के अणु मिलेंगे। या फिर मैं बात करती हूँ वाटर की, H2O, तो दो H हैं और एक O है, दो H हैं और एक O है, दो H हैं और एक O है। तो आप देख रहे हो इसमें भले ही तीन एटम है, तीन परमाणु है, पर वही आपस में रिपीट हो रहे हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें एक यूनिट, ये चीज, ये यूनिट तो सेम है ना बिल्कुल। तो दोनों तरीके के, दो तरीके के शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स जो अकेले अकेले रिपीट होते हैं, कंपाउंड्स जिसमें दो तीन एटम मिला के रिपीट होते हैं, यानी तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्योंकि अकेले अकेले, जैसे मैंने बोला ये लोहा है, तो सारे लोहे के ही आपको परमाणु मिलेंगे, तो इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। एक परमाणु और कहाँ तोड़ टूटेगा, क्योंकि परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। तो इट कैन नाइदर बी ब्रोकन बट और नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। ना तो इसको बना सकते हो ना इसको तोड़ सकते हो। ये आगे तीन तरीके का होता है, मेटल्स यानी धातु, नॉन मेटल्स यानी अधातु, मेटलॉइड्स यानी उपधातु। मेटल्स हो गए वो जो बिजली, जिनके अंदर से विद्युत धारा पास हो सकती है, करंट पास हो सकता है, हीट पास हो सकती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जो चमकदार होंगे, जिनको अगर आप जिनको मारोगे तो आवाज़ आएगी, रिंगिंग साउंड बने, सोनरस होते हैं मतलब। तो ये सब होते हैं, जबकि इनको आप पतले पतले तारों में बदल सकते हो, पतली पतली शीट में बदल सकते हो। नॉन मेटल्स जस्ट इनके उल्टे, जो ऐसा कुछ नहीं करते। और मेटलॉइड्स वो जो दिखने में होंगे मेटल्स की तरह, धातु की तरह, लेकिन जो काम करेंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो नॉन मेटल्स यानी अधातु की तरह होंगी। तब इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक की। जैसे मैंने आपको बताया H2O या फिर CO2। CO2 है तो एक C है और दो ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होगा, बार बार यही रिपीट होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है तो इसके अंदर भी एक ही टाइप की यूनिट, पर इस यूनिट में कई सारे परमाणु हैं, तो आप कह सकते हो इसमें मॉलिक्यूल्स रिपीट होते हैं, अणु रिपीट होते हैं। इसको यौगिक बोलते हैं। मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ये तब बनता है जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। जैसे H2O में कौन कौन से तत्व जुड़े हैं, दो H और एक O, तीनों तत्व जुड़ गए, तीनों एलिमेंट्स जुड़ गए फिक्स रेशियो में, कि हाइड्रोजन के दो जुड़ेंगे और ऑक्सीजन का एक जुड़ेगा, तो तब बनता है यौगिक। लेकिन जुड़ने के बाद प्रॉपर्टीज यानी गुण बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, पानी मिलकर बना है H और O से। हाइड्रोजन फ्यूल, ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, आग लगाने में मदद करती है। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के बिना किसी चीज में आग नहीं लग सकती, राइट, लेकिन पानी आग बुझाने का काम करती है। तो कंपाउंड यानी यौगिक की जो गुण होते हैं घटक तत्वों से पूरी तरह अलग होते हैं। एग्जाम्पल है एल्कोहल, सॉल्ट, जिनका भी फॉर्मूला होता है ना, आपको भले लर्न ना हो पर आपको ये पता है इसका कुछ फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री, तो वो एक यौगिक होगा, वो एक कंपाउंड होगा। लेकिन जिसका फॉर्मूला नहीं होता, बस सिंबल होता है कोई, वो होगा एलिमेंट। इनको आगे और तीन हिस्सों में बांट सकते हो, एसिड यानी अम्ल, बेस
यानी क्षार, सॉल्ट यानी लवण, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जो सिर्फ जिंदा चीजों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, कार्बन से मिलके बनते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये लिविंग सोर्सेज से बनते हैं, एग्जांपल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होंगे, जैसे चट्टान, खनिज आदि। इनके उदाहरण है सॉल्ट यानी नमक, मार्बल, वॉशिंग सोडा। ये सब कुछ बॉडी के अंदर नहीं बनता है, बॉडी के बाहर बनता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और एक होते हैं मिश्रण यानी अशुद्ध सब्सटेंस। तो अशुद्ध पदार्थ कौन से होंगे? जो कई सारे तत्व यानी बहुत सारे एलिमेंट्स ले लो, बहुत सारे कंपाउंड्स ले लो, लेकिन अपनी मर्जी से डाल दो, कोई फिक्स रेशियो नहीं हो, एक पूरा निश्चित अनुपात नहीं होता इनमें। तो आप देख सकते हो, मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी इनडेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जो गुण होते हैं वो चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल है मिल्क, सी वाटर, दूध, समुद्र का पानी। इनको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ऐसे मिक्सचर, ऐसे मिश्रण जो दिखने पे लगते ही नहीं है कि वो मिश्रण है। जैसे चीनी आपने पानी के अंदर घोल दी तो चीनी वाला पानी हो गया, पर अगर आप देखोगे तो वो आपको पानी दिखाई देगा। ऐसे जो दिखने में एक जैसे होते हैं पूरे के पूरे, कहीं पे आप ये नहीं बता पाओगे यहाँ चीनी अलग है या पानी अलग है, या कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी कि इस बाउंड्री के ऊपर चीनी है, इस बाउंड्री के नीचे पानी है। तो ऐसो को बोलते हैं होमोजीनियस यानी सजातीय मिश्रण। इनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन यानी दिखने में एक जैसे होंगे, जो पूरे द्रव्यमान में एक समान गुण धर्म के होते हैं। इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती सेपरेशन की, कि यहाँ पे चीनी अलग है, यहाँ पे पानी अलग है, पूरे के पूरे एक जैसे होते हैं, जैसे नमक वाला पानी या शुगर वाटर, चीनी वाला पानी। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, यानी विष मांगी मिश्रण की। ये अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपने सैंड, रेता मिला दिया पानी के अंदर, तो वो कभी नहीं घुलेगा, रेता आपको अलग दिखेगा। तो ऐसे इनको विष मांगी या विजातीय भी बोलते हैं। पूरे द्रव्यमान में एक समान गुणधर्म नहीं होता है, विभिन्न घटकों के बीच अलगाव की दृश्यमान सीमाएं होती हैं। मतलब जो अलग अलग चीजें मिलाई हैं वो अलग दिखाई देंगी, कि ये बाउंड्री है, इसके नीचे रेत है, इसके ऊपर पानी है, या इसके ऊपर रेत है, इसके नीचे पानी है। तो विजिबल बाउंड्रीज हैं, एग्जाम्पल सैंड वाटर, रेत वाला पानी। बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो ये मॉलिक्यूल अभी मैंने आपको बताया था ना, जब कई सारे एटम, परमाणु या तत्व बोल सकते हो, एटम और एलिमेंट एक ही बात है। जब कई सारे तत्व जुड़ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा तत्व जुड़ जाते हैं लेकिन फिक्स रेशियो में, निश्चित अनुपात में, तो उसे मॉलिक्यूल या अणु का नाम दिया जाता है। यह किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है, ये ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा कण यही होता है। जनरली स्टेबल एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये स्टेबल होता है, स्थिर होता है, और ये इंडिपेंडेंटली यानी अकेला रह सकता है। जैसे एटम है, अणु है, वो अकेला नहीं रह सकता बिल्कुल भी, लेकिन ये अकेला रह सकता है। इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बना ही जुड़कर है। एग्जाम्पल है H2N2, H2O एक्सेट्रा। तो इसके ये एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं मोल की। आपने ये फिजिक्स के क्रैश कोर्स में पढ़ा था। अगर आप किसी का अमाउंट मेजर करने की कोशिश करते हो तो वो मोल कहलाता है। एक मोल में, जैसे एक दर्जन में 12 केले फिक्स हैं या 12 चीजें फिक्स हैं, ऐसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, इतने कण फिक्स हैं। अगर आप बोल रहे हो एक मोल एटम, तो इतने एटम लेने पड़ेंगे, इतने परमाणु लेने पड़ेंगे। अगर आप बोल रहे हो एक मोल मॉलिक्यूल्स, तो इतने आपको मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, यानी इतने अणु लेने पड़ेंगे। और अगर आप बोल रहे हो एक मोल आयन, तो इतने आयन लेने पड़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ इतने पार्टिकल्स, इसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स तीनों आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये नंबर किसने दिया। ये नंबर दिया है एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने। तो प्रॉपर इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। अवोगैड्रोस नंबर यानी अवोगैड्रो संख्या, इस संख्या को अवोगैड्रो संख्या कहा जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम यानी परमाणु के घटक। ये फिजिक्स में आप कर चुके हो कि जो एक एटम होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश होता है उसके ऊपर, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं किसी भी अणु में, परमाणु में। तो इसीलिए क्योंकि वो बराबर हैं और उन पे अपोजिट चार्ज है, जो आवेश है वो बिल्कुल उल्टा है, इसलिए जो एक परमाणु है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज। एटॉमिक नंबर, आपको मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं और हर एटम में प्रोटॉन हमेशा अलग होंगे। कोई भी 2 एटम में, कोई भी 2 तत्वों में सेम प्रोटॉन नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया, जैसे क्लास में रोल नंबर बांट देते हैं, इसी तरीके से प्रोटॉन की संख्या के ऊपर हमने उन्हें नंबर दे दिया कि इस एटम का नंबर ये है, इस परमाणु का संख्या ये है। तो उसको बोलते हैं परमाणुविक संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये बराबर होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के। इसको Z से डिनोट किया जाता है, Z द्वारा दर्शाया जाता है। Z बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के या फिर आप कह सकते हो प्रोटॉन्स के। इस तरीके से मास नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूं, किसी भी एटम का मास, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रॉपर्ली उसके नाभिक की वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस के अंदर केवल 2 चीज होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो आप फिजिक्स के क्रैश कोर्स में कर चुके हो। तो मास क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसे A से दर्शाया जाता है और A बराबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के। अब होता क्या है, कई बार आप ये समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी 2 तत्वों के सेम परमाणु संख्या नहीं हो सकती, सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। लेकिन क्या होगा अगर जो 2 अलग अलग मैं परमाणु लूं ही नहीं, मैं एक एलिमेंट लूं, एक तत्व लूं और उसी तत्व के 2 अलग अलग एटम्स ले लूं, दो अलग अलग परमाणु ले लूं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 अलग अलग तरीके के मैंने परमाणु लिए, नंबर सबका एक था, नंबर तो हमेशा सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनमें क्या हुआ, इनका मास सबका अलग अलग था, इनका द्रव्यमान सबका अलग अलग था। इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था। तो ऐसे एटम्स को, जो एक ही तत्व के अलग अलग एटम्स होते हैं, जिनका नंबर तो सेम होगा, नंबर तो कभी बदल नहीं सकता, प्रोटॉन्स तो कभी चेंज ही नहीं हो सकते। एक अगर हाइड्रोजन के 1 नंबर है तो 1 ही रहेगा हमेशा, लेकिन मास अलग अलग है, ऐसों को बोलते हैं समस्थानिक तत्व या आइसोटोप्स। ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम और इसको ट्राइटियम। जो हैवी वाटर होता है, जो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी होता है, आपने देखा होगा बहुत कड़वा होता है, बहुत कठोर होता है, वो इसी का ही होता है, हैवी वाटर, D2O। इसे P से भी डिनोट करते हैं कई बार, इसे D से और इसे T से। इसके अलावा कार्बन के लिखे हुए आप देख सकते हो, कार्बन के भी 3 नंबर, सबका 6 ही है, नंबर कभी नहीं बदल सकता, लेकिन इसके भी 3 आपको परमाणु देखने को मिल सकते हैं। एक जिनकी द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास 12 है, एक का 13 और एक का 14, और ये 14 वाला होता है रेडियोधर्मिक यानी रेडियो एक्टिव। चलिए, आइसोबार्स समभारिक, ठीक है, हिंदी में तो पता लग गया, भार बराबर है। इसमें क्या था, नंबर सेम था और भार अलग था। इसमें क्या है, भार बराबर है पर नंबर अलग है। तो ये अलग अलग तत्व होते हैं, इनके अलग अलग तत्व हैं तो नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन इनका भार बराबर है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का नंबर 20 होता है, आर्गन का 18, लेकिन अगर आप मास देखोगे, द्रव्यमान संख्या देखोगे, दोनों की 40 है। तो ये हो गए आपके आइसोबार्स यानी समभारिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो एटम आप पढ़ रहे हो, जो आप परमाणु पढ़ रहे हो, आपको ये बताया मैंने, इसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उनकी जगह कैसे मिली, कैसे पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, अलग अलग मॉडल्स आने शुरू हुए। तो सबसे पहला आया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम,
थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने बताया जैसे पुडिंग होती है या तरबूज होता है या केक होता है, जिसमें केक भी कौन सा मैं पुडिंग की ही बात कर रही हूँ बेसिकली, जिसमें क्या होगा कि जितना भी ब्रेड वाला पार्ट है वो सारा तो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हैं, और उसमें कहीं कहीं चेरी होती है, तो वो हो गया नेगेटिव पार्ट। ये था थॉमसन का मॉडल कि हर जगह जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरी जगह से पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव कहीं कहीं धंसा हुआ है। तो थॉमसन मॉडल ने बताया था एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक गोला होता है जिसमें धनात्मक आवेश होता है और उसमें कहीं कहीं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। इसके अलावा जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, इसीलिए पूरा का पूरा एटम, पूरा का पूरा परमाणु उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इसी को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। जैसे वाटरमेलन में पिंक पार्ट, पूरा वाटरमेलन तरबूज पिंक कलर का होता है, तो वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जहां जहां बीज होंगे वो होंगे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये वाला मॉडल फेल हो गया क्योंकि बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इस पे काम नहीं करे, तो रदरफोर्ड ने थॉमसन से जवाब मांगे कि अगर ऐसा होता तो ये एक्सपेरिमेंट सही होना चाहिए था। तो वहां से थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, फिर आए रदरफोर्ड अपने मॉडल के साथ। रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली, हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं खाने को पैक करने के लिए, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इसमें फेंके। देखो थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा पॉजिटिव है, तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चीज ही फेंकोगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, विकर्षित करती हैं, दूर फेंकती हैं, तो कायदे में तो ये इसके पास जाना ही नहीं चाहिए था, ये यहाँ से वापस हो जाती है, मुड़ जाती कहीं भी डायरेक्शन में। लेकिन रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा ये सारी किरणें, पॉजिटिव किरणें, कैनाल रेज जिनको बोलते हैं, सारी इसके अंदर से जा रही थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर ये सारा पॉजिटिव है तो इसमें से पॉजिटिव नहीं जा सकता है। तो रदरफोर्ड की हम बात करते हैं। सबसे पहले उनके मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि बीच में होता है एक न्यूक्लियस, नाभिक, और उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरे के पूरे एटम पे पॉजिटिव नहीं होता, जो बीच में नाभिक है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और पूरे के पूरे एटम का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो उसी नाभिक में होता है। पूरे एटम में कहीं कोई द्रव्यमान नहीं है, बिल्कुल हल्का है, लेकिन जितना भी उसमें द्रव्यमान है, जितना भी उसमें मास है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक की वजह से है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। न्यूक्लियस के, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं, सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में घूमते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और बहुत तेज गति से चक्कर लगाते हैं, और इन रस्तों को बोला जाता है ऑर्बिट यानी कक्षा। तीसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है पूरे एटम के कंपैरिजन में, यानी नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, और पूरे परमाणु का मैक्सिमम पार्ट, इस वाले पार्ट को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के, नाभिक को छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा खाली होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव रेज इसके अंदर से पास हो गई थी। तो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। तो ये था आपका रदरफोर्ड का मॉडल, लेकिन इनको भी गलत साबित कर दिया था बोहर ने। तो नील्स बोहर आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हम बोहर का मॉडल पढ़ रहे हैं। बोहर ने कहा कि एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित होते हैं, यह भी आपने पढ़ा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से गोल गोल घूमते हैं, ये रदरफोर्ड वाला ही टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में तेजी से चक्कर लगाता है, ऊर्जा स्तर या कक्षा कहते हैं। देख सकते हैं बोहर का मॉडल है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं। क्या फर्क है रदरफोर्ड और बोहर में? रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं इन रस्तों पे। बोहर ने एक और चीज बता दी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे घूमते हैं ना, उस रास्ते में भी काफी ऊर्जा होती है।
इलेक्ट्रॉन्स में तो ऊर्जा है ही, पर इलेक्ट्रॉन्स जिस रास्ते में घूम रहे हैं उसमें भी ऊर्जा होती है। अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इसके अलावा एक शेल में यानी एक कक्षा में, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n²। जैसे सबसे पहला शेल है तो n की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो यानी पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 रख दो, 2 है तो 2 रख दो, लेकिन अगर 3 है तो पहले शेल में 2 आएंगे, तीसरा अगले शेल में जाएगा। अगर मैं दूसरे शेल की बात करूं तो दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आ चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इक्वल्स 2n²। एक खोल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। और ये सिर्फ बोहर ने नहीं बताया, बोहर के साथ बरी नाम के साइंटिस्ट भी जुड़ गए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोलते हैं बोहर एंड बरीज की। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, अगले में 8 मैंने अभी निकाल के दिखाया, और तीसरे में आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और आपको साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ कि भले ही इनमें जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स की हो, पर भरे 8 ही जाते हैं, क्योंकि 8 के बाद नोवा भरने में जगह तो है 18 की, लेकिन अगर आपने 8 के बाद नोवा भी भरा तो वो अस्थिर हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाता, जिंदा इन द सेंस काम नहीं कर पाता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप ऐसे। अगर मैं फोर्थ शेल की बात करूं तो 2n², तो 32 इलेक्ट्रॉन की जगह है, क्योंकि इतना बड़ा होता है, लेकिन भरे कितने जाएंगे? 8 ही भरे जाएंगे। तो हमेशा जो आप भरोगे आप इसी तरीके से भरोगे, हमेशा आगे 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। शेल नियरेस्ट टू न्यूक्लियस हैज मिनिमम एनर्जी। जो न्यूक्लियस के, नाभिक के पास होंगे, क्योंकि वो नाभिक से चिपके हुए होंगे, तो उनकी एनर्जी कम होगी, वो हिलडुल नहीं सकते, वो ज्यादा नहीं हिल सकते। नाभिक के निकटतम खोल में न्यूनतम ऊर्जा होती है और सबसे दूर अधिकतम ऊर्जा होती है। इसके अलावा द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कांट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आ चुका है कि सबसे बाहर वाले खोल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, भले ही उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन को समायोजित करने की क्षमता हो, क्योंकि 8 से ज्यादा भरोगे तो वो अनस्टेबल, अस्थिर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। जितने भी एटम्स हैं, तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं, मैं आपको बता दूं, तो इनके बारे में पढ़ाई करने के लिए आवर्त सारणी, पीरियोडिक लॉ बनाया जा रहा है, पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के आवर्त का नियम। तो इन्होंने नियम दिया था कि अगर आपको तत्वों के बारे में पढ़ना है, सब तत्वों के बारे में पढ़ना है, तो सबसे बेस्ट है इनका एटॉमिक मास पढ़ो, द्रव्यमान संख्या पढ़ो, क्योंकि सारे भौतिक गुण, सारे रासायनिक गुण उन्हीं की वजह से आप पढ़ पाओगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, वो मॉडर्न वालों से, आधुनिक जो हम आज पढ़ रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बनती, आधुनिक आवर्त सारणी बन ही नहीं पाती। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो क्षैतिज रेखा है, उन्हें पीरियड्स यानी आवर्त बोला गया, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो लंबवत समूह है, उन्हें ग्रुप्स यानी वर्ग बोला गया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे, आप याद रखेंगे, 7 आवर्त और 8 वर्ग थे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की या नियम की। ये दिया किसने था? हेनरी मूजले ने। किनकी मदद से? बोहर की मदद से। तो ये दिया है हेनरी मूजले ने। इसके अलावा इन्होंने भी वही नियम दिया जो मेंडलीव ने दिया था, बस फर्क इतना है, मेंडलीव ने कहा था कि अगर आपको भौतिक रासायनिक गुण पढ़ने हैं, कुछ भी पढ़ना है, द्रव्यमान संख्या पे जाओ। हमने बोला है द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या पे जाओ, क्योंकि परमाणु संख्या हमको पता है प्रोटॉन के बराबर होती है, मैंने आपको इसमें बता दिया था, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, और हर एलिमेंट पे प्रोटॉन अलग होते हैं, किन्हीं भी 2 पे प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते, जबकि द्रव्यमान, मास सबका सेम हो सकता है। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसमें कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं? 7। उसमें भी 7 ही थे, मेंडलीव में भी। उसमें ग्रुप 8 थे, इसमें वर्ग 18 है, इसमें ग्रुप 18 है। आपको जो याद करने हैं ग्रुप 1, 2 और 13 से 18 तक याद करना है, जो
बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ट्रिक की ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको इनके अंदर के एलिमेंट्स भी याद कराए हैं, तो मैं इसमें नहीं कराऊंगी, लेकिन इनके नाम मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स का, क्षार धातु का। ग्रुप 2 का नेम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 16 आपको 13 से 18 तक याद रखना है, लेकिन नाम सिर्फ 16, 17, 18 का याद रखना है। 16 है चेल्कोजेंस, 17 है हेलोजेंस और 18 है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस यानी नोबल गैस, इनर्ट गैस भी बोला जाता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसके अलावा जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आपको ये याद रखना है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु। इसके बाद 16 है चेल्कोजन, हेलोजन और इनर्ट गैस। इसके अलावा मैंने आपको ये नाम याद करा रखे हैं, शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, बहुत छोटी वीडियो है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल को आपने 4 हिस्सों में बांट रखा है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों के नाम हैं, जैसे इस हिस्से को बोलते हैं एस ब्लॉक, इस हिस्से को बोला जाता है पी ब्लॉक, इस हिस्से को बोला जाता है डी ब्लॉक, इस हिस्से को बोला जाता है एफ ब्लॉक। ये तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु है। पी ब्लॉक हो गए 13 से 18 तक, डी ब्लॉक हो गए 3 से, क्योंकि 1 और 2 आ गए इसमें, तो 3 से लेकर 12 तक, 3 से 12 तक के जो ग्रुप हैं, जो वर्ग हैं, वो डी ब्लॉक में आते हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। जनरली ये वो मेटल्स हैं, वो धातु, अगर इनको जलाओगे तो इनमें से अलग अलग रंग की फ्लेम निकलती है। नीचे हो गए एफ ब्लॉक, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 है, वर्ग 1 और 2 हैं। पी ब्लॉक में 16, 15, 17, 18। आप या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। डी ब्लॉक में है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, और एफ ब्लॉक में नीचे के 2 पीरियड्स आते हैं, तो ये आपका आ गया एफ ब्लॉक, जिनका नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, यानी रासायनिक बंधन। जब भी 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ेंगे, उनके बीच में एक फोर्स यानी बल लगेगा, उसको बोलते हैं बंध, रासायनिक बंध। तो फोर्स विच लिंक्स द आयंस और एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, एक अणु में आयनों और परमाणुओं को जोड़ने वाला बल। 2 तरीके के होते हैं, आयनिक और कोवलेंट। रासायनिक बंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली आपको जो पढ़ने हैं इसमें आयनिक और कोवलेंट पढ़ने हैं। सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, ये हमेशा बनेगा आयन के बीच में। 2 तरीके के आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनता है जब इलेक्ट्रॉन हम खो देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव बनेगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के खो देने या ले देने से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन के गेनिंग और लूजिंग से बनता है। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसका एग्जांपल है NaCl, MgCl2। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 2 अपोजिट लोगों के बीच में बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 अपोजिट, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स, एसिड और बेस, तो हमेशा अपोजिट चीजों के बीच में बनेगा। तो अगर आपसे कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक है या कोवलेंट है, कार्बनिक है या फिर आयनिक है, तो आप कैसे बताएंगे? आप पहचान करिएगा, अगर वो दोनों अपोजिट चार्ज के हैं या अपोजिट नेचर के हैं, तो उसमें हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? आयनिक यौगिक कौन से होते हैं जिनमें कौन सा बंध मिलेगा? आयनिक बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और आपको पता है अपोजिट चार्ज बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इनके बीच में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्वथनांक, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होंगे। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और बिजली के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, या तो आप लोगे इनको सॉल्यूशन फॉर्म में, इनको पिघलाओगे, या लोगे एक्वस स्टेट में, पानी में घोलोगे। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठोस अवस्था में नहीं कंडक्ट होगी, ये पानी में घुल जाते हैं।
बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, सहसंयोजक बंध जिनको बोलते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक की जरूरत है, सामने वाली स्पीशीज के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों, मैं अपना एक और वो अपना एक बाहर निकाल के रख देंगे, मैं उनका यूज करूंगी और अपना यूज करूंगी, वो भी मेरे और अपने दोनों के यूज कर सकते हैं। तो ये होता है सहसंयोजक, यानी आप दोनों मिलकर यूज कर रहे हो चीजों को। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये हमेशा सेम चीजों के बीच में बनेगा, दो नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा बनेगा। जैसे हाइड्रोजन H2, क्लोरीन गैस, एमोनिया, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा CH4, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों अधातु हैं। इसके बाद इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके का होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो अगर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड यानी द्विसहयोजक बंध, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो त्रिसहयोजक बंध। 3 से ज्यादा हम शेयर नहीं कर सकते। तो 3 तरीके के कोवलेंट बॉन्ड हो गए। कोवलेंट कंपाउंड्स यानी सहसंयोजक यौगिक कौन से होंगे, जिनमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, जिनमें आपको सहसंयोजी बंध मिलेगा या जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। ये इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, उल्टी होती हैं। जैसे गर्मी और बिजली के कुचालक होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो मिलेगा, क्वथनांक गलनांक कम मिलेगा, और पानी में नहीं घुलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज यानी प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला की। आपको पता है जितने मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं कुछ धीरे करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या सीरीज है, एक क्या कौन सी सीरीज है जिसको आप लर्न कर सकते हो, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसकी शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, कुछ मिनट की वीडियो है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें इसकी ट्रिक है, आप याद रखेंगे मिस्टर PSBC मैजेंटल, पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन और लेड, ये पूरा मैंने आपको करा रखा है, तो आप उस वीडियो से ज़रूर देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आपको बता सकूं कि इसको पढ़ना मत भूलिएगा। ट्रू सॉल्यूशन, अब हम विलियन बना रहे हैं। देखो सॉल्यूशन जब बनाते हैं ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ घोलना पड़ता है, तो विलियन बनता है, तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस होता है, यानी दिखने में एक जैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। और जैसे मैंने बोला कि जब सॉल्यूशन में बनाते हैं, विलियन बनाते हैं, तो 2 चीजें होंगी, कुछ चीज घोलनी पड़ेगी किसी एक चीज में। तो जो चीज हम घोलते हैं छोटा कम अमाउंट में, उसको बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेकन। इसको बोलते हैं, जिसमें घोलते हैं वो है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन वो होगा जिसमें जो सॉल्यूट का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, यानी बहुत छोटा होगा, इसलिए वो घुल जाते हैं। विलियन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, जैसे सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक या पानी में चीनी। अगले हो गए सस्पेंशन यानी निलंबन, ये कौन से हो गए, जिनमें जैसे रेते वाला पानी, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी ये आपके विषमांग मिश्रण होंगे, और इनके अंदर जो विलय कण होते हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होगा। इससे पहले 1 नैनोमीटर से भी कम था, इनका 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, इसलिए इनको आप नेक्ड आइज से भी देख सकते हो, नेकेड आइज से भी इनको देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ऐसे सैंड इन वाटर यानी पानी में रेत। इसके बाद हम बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की यानी कोलोइडल विलयन की। ये होते हैं कंफ्यूज करने वाले, ये दिखने में तो होंगे होमोजीनियस समांगी, लेकिन असल में जो इनके काम है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो है हेट्रोजीनियस वाली यानी विषमांगी वाली। आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि लुक्स लाइक होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस, ये दिखने में समांग जैसा दिखता है पर ये विषमांग होते हैं। इनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके अलावा आप इन्हें नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते हो, नेकेड आइज से नहीं, नग्न आंखों से तो देख ही नहीं सकते, उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। जैसे मिल्क यानी दूध, मिल्क इसमें आता है, ब्लड इसमें आता है, ध्यान रखेंगे। जितने आपकी शेविंग फॉर्म वगैरह हो गई, बटर हो गया, घी हो गया, सब कोलोइडल में आते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ एसिड्स,
अम्लों का प्रयोग, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं कि एसिड्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन किन खाने में यूज करते हैं। तो लेमन और ऑरेंज यानी नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड होता है, याद रखेंगे। सोर कर्ड और मिल्क, जो खट्टा दूध हो गया, दही हो गया, उसमें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक वर्ड हमेशा दूध के साथ आएगा, मैं आपको बता दूं। ग्रेप्स में होता है टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल। विनेगर यानी सिरके में होता है एसिटिक एसिड, याद रखेंगे, ये मैंने ट्रिक से ऑलरेडी लर्न करा चुकी हूँ बैच में। एप्पल में मिलेगा मैलिक एसिड, ये ध्यान रखेंगे। टमाटो, ये याद कराया था कि टमाटो ओ पे खत्म है और ओ से इसका एसिड शुरू है, ऑक्जेलिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट है। एयरेटेड ड्रिंक्स या सोडा वाटर, इसमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा आपको बता दूं, ग्रेप्स के अलावा टैमरिंड यानी इमली के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीएच स्केल की। आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसा स्केल है जो ये बताने में मदद करता है कि कौन सी चीज कितनी अम्लीय है, यानी अगर कोई एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर कोई चीज बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी क्षार है तो कितना प्रबल क्षार है। तो ये बनाया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया है और ये बताता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, यानी अम्ल और क्षारीय विलयन की प्रबलता को दिखाता है, और ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन पे। मैं आपको बता दूं, कोई भी एसिड, कोई भी अम्ल, अगर वो अम्ल है तो एक ही रीजन है H आयन। कोई भी बेस, क्षार, अगर वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, क्षारीय गुण दिखा रहा है, वो एक ही रीजन की वजह से OH नेगेटिव। तो ये जो डिपेंड करता है ये H आयन पे डिपेंड करता है, और H आयन इसके दुश्मन है। जिसमें जितने ज्यादा H आयन, पीएच नंबर उसका उतना ही कम। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। जिसमें जितने ज्यादा एच आयन होंगे, किसी चीज में अगर बहुत ज्यादा एच आयन है तो उसका पीएच 0 हो जाएगा, और एच आयन का मतलब होता है एसिड। तो अगर किसी में बहुत ज्यादा एच आयन है मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन उसका पीएच क्या होगा, 0। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब है पावर, शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। देख सकते हैं पीएच स्केल है, 0 से लेकर 14 तक नंबर हैं। 7 बिल्कुल न्यूट्रल नंबर है, यानी उदासीन। अगर किसी का पीएच 7 आता है यानी वो बिल्कुल उदासीन है, ना तो एसिड है, ना बेस, ना अम्ल है, ना क्षार है। 7 से कम जाओगे तो एसिड बढ़ता जाएगा, 7 से आगे की तरफ जाओगे तो बेस बढ़ता हुआ जाएगा। इसके अलावा ये कुछ सॉल्ट हैं जो आपको लर्न करने हैं, इनके ऊपर आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये दोनों मैं आपको साथ याद कराऊंगी। वॉशिंग सोडा, पहले कपड़े धोएंगे फिर खाना खाएंगे, तो कपड़े धोएंगे Na2CO3 से .10H2O, ये फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला ठीक कर लीजिएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अलावा ये कठोर जल को नरम करने में मदद करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में मदद करेगा। और अगर वो, इसके बाद मैं बात करूं बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग अगर आपको करनी पड़े कपड़े धोने के बाद, आप क्या कहोगे, ना, तो यहां से याद रखोगे ना, NaH। बाकी वॉशिंग सोडा का बड़ा भाई है तो सेम फॉर्मूला है, बस बीच में H लग जाता है। NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, वही है जो कलर उड़ा देता है, जो कॉस्मेटिक्स, एज अ कॉस्मेटिक मटेरियल भी हम यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका एक और नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम, याद रखेंगे, चूने का क्लोराइड इसको बोला जाता है। ये फॉर्मूले बार बार लिखकर देखते रहिएगा, अदरवाइज अगर आपने बैच में एनरोल किया हुआ है तो मैंने आपको क्लासेस में प्रॉपरली इनके नाम लर्न करा दिए हैं। अब तक आपने कितने नाम पढ़े हैं, 3। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, दूसरा पढ़ा है बेकिंग सोडा NaHCO3, फिर आपने पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता है ना, ब्लीच लगती है तो चेहरे पे वाइट हो जाता है, चूना जैसे लगा लिया हो, तो चूने का फॉर्मूला होता है CaO, तो यहां से बना CaOCl2। अगला है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबको पता है POP क्या होता है, एक तो ये जिस मिट्टी से बनता है उसको बोलते हैं जिप्सम,
जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इससे बनता है पीओपी। कैसे? गर्म कर दो 100 डिग्री पे, गर्म करते ही 2 पानी में से 1.5 पानी उड़ जाएगा, आधा बच जाएगा, तो ये बनता है फॉर्मूला पीओपी का। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ। इसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे, अगर इसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे, पानी के साथ जुड़ जाएगा, वापस जिप्सम बना लेगा। इसके बाद बात करते हैं जिप्सम की। अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O। ये बहुत हार्ड होती है मिट्टी, और जब प्लास्टर चढ़ता है तो पाउडर लगाते हैं, लेकिन वो हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने के बाद जो प्लास्टर दिखता है वाइट कलर का, वो जिप्सम ही होता है। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं एलम यानी फिटकरी की। इसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी से हम पास हो जाएंगे, मैंने ऐसे याद करवाया था, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये शेविंग के बाद एंटीसेप्टिक की वायरस बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है, तो आप शेविंग के बाद एंटीसेप्टिक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आयन। ये ऑलरेडी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आयन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को या तो आप गेन करोगे या लूज करोगे। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, विद्युत आवेशीय परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, यानी इसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो प्लस या तो माइनस। इलेक्ट्रॉन के खोने या ग्रहण करने से बनता है, और इसमें हमेशा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल हो जाते हैं, क्योंकि देखो एटम अगर मैं करूं परमाणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन के खोने या लेने से। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खो रहे हो या ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अब बराबर नहीं रहेंगे। 2 तरीके के होते हैं, कटायन और अनायन, धनायन और ऋणायन। कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। देख सकते हैं 2 हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को खो रहे हो तो प्लस आएगा कटायन यानी धनायन जिनको बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो ऋणायन। कटायन की बात करें, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को खोने से बनता है, जैसे Na प्लस Mg डबल प्लस। और इनमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन खो दिए तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नॉर्मल से कम हो जाएगी। लेस इलेक्ट्रॉन्स देन अ नॉर्मल एटम, एक सामान्य परमाणु की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही ऋणायन यानी अनायन की बात करूँ तो ये उल्टे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनते हैं। नेगेटिव आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल एटम से, सामान्य परमाणु की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। इसके अलावा O डबल नेगेटिव, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये O डबल नेगेटिव है, ऑक्साइड आयन है। अब ये कुछ गैस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस हैं जो आप याद रखेंगे। सबसे पहली है वाटर गैस, जिसको सिन गैस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, वाटर होता है H2O, लेकिन वाटर गैस बनानी है, ये बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इनको अलग करूंगी। तो हाइड्रोजन गैस अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग, तो ये इन दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है उत्पादक गैस, जिसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। CO मैक्सिमम केसेस में आएगा, कार्बन की कोई ना कोई गैस मैक्सिमम केसेस में आएगी, तो प्रोड्यूसर गैस में CO तो होगा ही होगा, और साथ में आ जाएगा N2। ठीक है, तो CO और N2 का मिश्रण है। सबसे सस्ता ईंधन होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा नहीं है। अभी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 किलोग्राम ईंधन जलाने पे कितनी हीट निकल रही है, तो ये जलने के बाद ज़्यादा एनर्जी नहीं देता। इसके बाद हम बात करते हैं कोल गैस की। मैंने आपको बोला ना CO तो आएगा ही आएगा। कोल गैस ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली बस आपको मैं बता दूं कई सारी गैसेस होती हैं जो जलाने में मदद करती हैं। CO है, CH4 है, इसको मीथेन बोलते हैं, ये मैं क्लासेस में भी समझा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। CNG में यही होती है मीथेन। हाइड्रोजन गैस है, इसके अलावा नाइट्रोजन, इथीन, ऑक्सीजन, इन सबका मिश्रण होता है। ऑयल गैस भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए गैस है, एक फ्यूल है। इसमें भी हाइड्रोजन, मीथेन, इथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं, ये सारी ईंधन है, बस पता होना चाहिए कि ईंधन के नाम हैं।
कोल गैस और तेल गैस, ऑयल गैस के। इसके बाद हम बात करते हैं लाफिंग गैस, इंपॉर्टेंट है, हास गैस जिसको बोलते हैं। लाफ के लिए कभी नो नहीं बोलना, तो फॉर्मूले में N और O आएंगे, N2O, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। गोबर गैस, गोबर गैस के अंदर आपका मेन होता है मीथेन। ये ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो गोबर गैस के अंदर क्या होगा। देखो मैं आपको 3 गैस बताती हूँ। सबसे पहले बता रही हूँ एलपीजी सिलेंडर जो हम घर में यूज करते हैं, एलपीजी के अंदर है ब्यूटेन, ये बड़ा भाई होता है। फिर सीएनजी, देखो एलपीजी ज्यादा यूज होती है ना, क्योंकि एलपीजी खाना बनता है, तीनों टाइम खाना बनता है, तो ब्यूटेन बड़ा भाई आएगा। सीएनजी और गोबर गैस में आएंगे छोटे भाई, दोनों में एक ही आएंगी, मीथेन। तो मीथेन इसका मेन मटेरियल है, डोमेस्टिक फ्यूल, एक घरेलू ईंधन के रूप में गांव में यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल गैस की। प्राकृतिक अगर गैस है तो बहुत सारी गैस इसमें मिक्स होंगी, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखो सीएनजी वाली गैस भी है इसमें और एलपीजी वाली गैस भी है, तो इसमें सारी गैसेस मिक्स होती हैं। एलपीजी की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस जो होती है वो यही होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, गैस को लिक्विड में बदला हुआ होता है। ये ब्यूटेन मेनली जो है, इसमें ब्यूटेन है, आपको ये याद रखना है, ये बस एक बार पढ़ लेना। ब्यूटेन के साथ आइसोब्यूटेन और प्रोपेन मिक्स हुआ होता है, लेकिन मेन कौन सी गैस है, ब्यूटेन। अगला है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे व्हीकल्स चलते हैं। इसमें मेनली मीथेन होती है, मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं ओर्स की यानी अयस्क की। आपको पता है मेटल्स हम यूज करते हैं, हम धातु यूज करते हैं, पर धातु हमें मिलते कहाँ से हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम चल रहे हैं, हमें चलते हुए जमीन पर पड़े हुए मिल गए, कहीं ना कहीं से मिलते होंगे ना। तो जिन चट्टानों में से ये मिलते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ऐसे खनिज जिनमें से हमें धातु मिलते हैं लेकिन ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, उनको बोलते हैं ओर्स यानी अयस्क। जितने भी ओर्स होते हैं उन सबको खनिज कहा जाता है, पर सारे खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि अयस्क हम सिर्फ उनको बोलते हैं जिनमें से जो धातु निकले वो बहुत सारी और बहुत प्रॉफिटेबल अमाउंट में निकले। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये कुछ ओर्स हैं जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको लर्न करने हैं। जैसे एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयरन का हेमाटाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मरकरी का सिनेबार, कॉपर का क्यूपराइट और कॉपर ग्लेंस, और जिंक का जिंक ब्लेंड, इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। एक और आप याद कर सकते हैं, लेड, गैलिना। तो ये काफी पूछे जाने वाले ओर्स हैं जो आप लर्न करेंगे। एल्यूमिनियम का हो गया बॉक्साइट, ट्रिक से याद करा रखा है, एल्यूमिनियम से याद रखोगे आलू, और आलू खाने से बॉक्सिंग के लिए एनर्जी बढ़ जाएगी। आयरन का है हेमाटाइट, मरकरी का है सिनेबार, कॉपर का क्यूपराइट और कॉपर ब्लेंड, कॉपर ग्लेंस, जिंक का है जिंक ब्लेंड और लेड का है गैलिना। अब हम बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज होते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, चाहे वो मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, मेटल्स नॉन मेटल्स हो, इन सबको मिक्स कर दो, उनको हम बोलते हैं एलॉयज। ये सभी मोल्टन स्टेट में होमोजीनियस होते हैं, गलित अवस्था में समांगी होते हैं, और ये विषमांगी और समरूप यानी समांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं, लेकिन पिघलाओगे तो हमेशा होमोजीनियस समांगी ही दिखाई देंगे। ये कुछ एलॉयज के फॉर्मूले हैं जो लर्न करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले है ब्रास यानी पीतल, ये बनता है कॉपर और जिंक से, आप याद रखेंगे। इसके अलावा ब्रॉन्ज, ये मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है, ये उल्टा काम करता है, जिसमें जेड आ रहा है उसमें जिंक नहीं आएगा। कॉपर तो सब में आएगा, कॉपर इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, और कंफ्यूजन होती है ब्रास और ब्रॉन्ज में। तो जिसमें जेड आ रहा है उसमें जेड नहीं आएगा, दूसरे वाले में आएगा, और जिसमें जेड नहीं आ रहा उसमें टिन आएगा। तो कॉपर और जिंक आता है ब्रास में, और कॉपर और टिन आता है आपका ब्रॉन्ज में यानी कांस में। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, वो कॉपर और टिन का बना हुआ होता है। आप देख सकते हो ब्रास है, पीतल, और ये ब्रॉन्ज है, कांस्य है जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जर्मन सिल्वर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ इन चारों में से किसमें चांदी नहीं यूज होती। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर आ रहा है इसलिए हम उसको सोचते हैं इसमें सिल्वर है, पर इसमें सिल्वर नहीं होती, ये है। अच्छा, आप कैसे याद रखोगे, जर्मन सिल्वर हम किसको देंगे, कजन को देंगे अपनी,
कॉपर जिंक निकल। जर्मन सिल्वर अपनी कजन को देना है, कॉपर जिंक और निकल। सोल्डर, सोल्डर हमेशा याद रखोगे एल डी से आ गया लेड, और एस एन सिंबल होता है टिन का, तो लेड और टिन का मिलकर बना हुआ है सोल्डर। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील होती है नाइस, उस पर जंग नहीं लगता तो आप नाइस बोलोगे। नाइस की स्पेलिंग बस आपको याद रखनी है NIIC, यानी निकल, आयरन, कार्बन और क्रोमियम, सी से दो हैं, कार्बन और क्रोमियम, और निकल और आयरन। एमालगम यानी संलय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरकरी के साथ कुछ भी मिला रहे हो वो एमालगम आएगा। सोडियम मिला रहे हो तो सोडियम एमालगम यानी सोडियम संलय है। मैग्नीशियम मिला रहे हो तो मैग्नीशियम एमालगम यानी मैग्नीशियम संलय। तो एलॉय इन विच वन कंपोनेंट इज मरकरी, जिसमें एक घटक धातु पारा है। एल्कोहल्स की बात करते हैं। अब कुछ कंपाउंड है जिनकी पहचान मैं आपको बता दूं। अगर आपको फॉर्मूला देखते ही पहचान करनी है ये अल्कोहल है या नहीं, तो आप देखोगे उसमें फॉर्मूले में OH, आप कहोगे कि मैंने आपको बताया बेस में भी आता है, बिल्कुल बेस में OH नेगेटिव की फॉर्म में टूट सकता है, इसमें टूट ही नहीं सकता, ये आयनिक कंपाउंड था, ठीक है, ऑपोजिट चीजों के बीच में बन रहा था। ये ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक कोवलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक है, ये सेम चीजों के बीच में, ये नॉन मेटल के बीच में बनेगा, तो इनकी पहचान OH ही होती है। और अल्कोहल के नाम के आगे ओल लगता है, जैसे पहला मेंबर है CH3OH, तो ये हमेशा कार्बन के कंपाउंड होते हैं, तो एक कार्बन अगर होता है तो नाम शुरू होता है मिथ से। ये मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऐप पर, आप देख सकते हैं, पूरा मैंने प्रॉपर नोमेनक्लेचर समझा रखा है। तो ये अगर आप क्रैश कोर्स देख रहे हो तो वो बेसिक चीज नहीं बताऊंगी, काफी टाइम लग जाएगा, तो शुरू करते हैं। तो अगर एक कार्बन है तो नाम शुरू होता है मिथ से, तो IUPAC नेम हो गया इसका मीथेनॉल, ओल से खत्म होगा, और कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। ये होती है आपकी कच्ची शराब जो होती है, डीनेचर्ड अल्कोहल। ताकि अल्कोहल की स्मगलिंग ना हो, ड्रिंकिंग अल्कोहल की या किसी भी पर्पज से अल्कोहल की स्मगलिंग ना हो, तो गवर्नमेंट ये मीथेनॉल उसमें डाल देती है, क्योंकि कच्ची शराब है, जहां पे स्मगलिंग होगी लोग पियेंगे पता लग जाएगा, क्योंकि इसके इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। दूसरा मेंबर है इथेनॉल, यही होती है ड्रिंकिंग पर्पज से। जब एक कार्बन आता है तो नाम मिथ से शुरू होता है, दो कार्बन ना होता है तो इथ से शुरू होता है, तो इसका IUPAC नेम है इथेनॉल। IUPAC का मतलब है जो केमिस्ट्री का यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस यूनियन ने जो नाम दे रखे हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक रहते हैं। तो कॉमन नेम जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो है इथाइल अल्कोहल। अगला हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पहचान होती है COOH ग्रुप, और इनमें जो एंडिंग होती है ओइक, इनके नाम की एंडिंग ओइक एसिड से होती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं HCOH, तो COH आपको दिख रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अम्ल है, ऑर्गेनिक एसिड है, बॉडी के अंदर मिलने वाला एसिड है। तो एक कार्बन है तो मिथ, तो मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम हो गया फॉर्मिक एसिड, ये वही एसिड है जो आंट स्टिंग में मिलेगा, अगर चींटी काट लेती है तो यही एसिड छोड़ती है। इसके अलावा दूसरा है CH3COH, आप देख रहे हो इसमें भी COH आ रहा है, और दो कार्बन है, और दो कार्बन के साथ नाम हमेशा शुरू होता है इथ से, तो इथेनोइक एसिड इसका नाम है IUPAC, और कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। विनेगर में यही एसिड डलता है। तो इनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके मैंने यहाँ लिख रखे हैं, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और इनके ट्रिक मैंने आपको ऐप में ऑलरेडी समझा रखी है, तो अभी के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आपको बेसिक कंसेप्ट समझना हो तो आप बिल्कुल बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगले हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की पहचान होती है CHO ग्रुप, आपको नाम में फॉर्मूले में CHO दिखेगा, और नाम में अल से एंडिंग होगी, AL से एंडिंग होगी। सबसे पहला है HCHO, आप देख रहे हो CHO है, ध्यान रखेंगे इसको OH समझ के अल्कोहल मत लगा देना, CHO पूरा एक साथ आ रहा है। तो एक कार्बन है तो मिथ से शुरू होगा और अल पे खत्म होगा, तो मीथेनॉल इसका नाम हो गया। इसके अलावा इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड वही है जो बायोलॉजी लैब में, अगर आप कभी गए होंगे स्कूल में, तो वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर, मरे हुए जानवरों को, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उससे उनकी स्किन कभी खराब नहीं होती, तो फॉर्मेल्डिहाइड ही है, वो एक एल्डिहाइड है।
अगला मेंबर है CH3CHO, आपको दिख रहा है इसमें भी CHO आ रहा है और 2 कार्बन है, तो इथ से शुरू होगा इसका नाम, तो इथेन, और खत्म होगा अल पर, इथेनल नाम हो गया। और इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। आप नाम में देखेंगे जनरली जो कॉमन नेम है उनके पहले मेंबर का नाम फॉर्म से शुरू हो रहा है, दूसरे नंबर का एसिड से। जैसे अल्कोहल में नहीं सॉरी, आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक में पहला फॉर्मिक दूसरा एसिटिक, एल्डिहाइड में पहला फॉर्मल्डिहाइड दूसरा एसिटल्डिहाइड। कीटोन्स की अगर बात करें, कीटोन सबसे अलग होते हैं क्योंकि अब तक जितने आपने मेंबर पढ़े सब में पहले मेंबर में 1 कार्बन आया था। कीटोन्स इकलौते हैं जिसके पहले मेंबर में 3 कार्बन आइटम आते हैं। जैसे एक का नाम मिथ से शुरू होता है, दूसरे का इथ से शुरू होता है, 3 का शुरू होता है प्रोप से, 4 का शुरू होता है ब्यूट से। पूरी लाइन समझा रखी है मैंने आपको क्लास में। तो कीटोन्स वो हैं जिनमें CO ग्रुप दिखेगा लेकिन कहीं बीच में, इनके नाम में एंडिंग होती है ओन से। जैसे पहला मेंबर है CH3CO CH3, आप देख रहे हो CO इसमें आ रहा है बीच में, तो ये एक कीटोन हो गया। इसका नाम 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपेन नन, प्रोपेन इसका नाम है और ओन इसमें लास्ट में जुड़ गया। और इसका कॉमन नेम है एसीटोन। ये वही है जो पेंट में, नेल पेंट रिमूवर में, थिनर में यूज होता है, एसीटोन। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। इसमें केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स अप्रॉक्सीमेटली जो इंपॉर्टेंट थे मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो कवर कर लिए हैं। लेकिन हाँ, इसमें सारी केमिस्ट्री इसमें कवर नहीं हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मेन चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, डिटेल्ड कोर्स करना है, तो आप आज ही बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं, सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसके साथ प्रैक्टिस सेशंस और एक टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमने बैच में GS का कॉम्बो कोर्स लॉन्च कर दिया है जो 799 प्राइस में आपको पास अवेलेबल है, जिसमें शिवम सर और मेरी सब क्लासेस सारी अवेलेबल हैं। तो आप आज ही बैच को डाउनलोड करके ऐप को डाउनलोड करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ मैथ्स में जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं सर ने उनके वीडियोस भी वो नए चैप्टर्स भी कवर करा दिए हैं। तो अगर आपको Tier 1 और Tier 2 पे बेस्ड प्रैक्टिस सेशंस और कंप्लीट कोर्स करना है तो आप मैथ्स के बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।